वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये कोई छोटे मोटे जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं है। आज एक वेस्टर्न लीडर ने पब्लिक फोरम में अपनी पूरी पोल खुद ही खोल कर रख दी है। और ये कोई ग्लोबल साउथ का नेता नहीं था, ना अफ्रीका ना एशिया ना लैटिन अमेरिका। ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोली है। और ऑनेस्टली बोलूं, कनाडा के पीएम से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो कभी सच बोलेगा। लेकिन पहली बार एक वेस्टर्न लीडर ने रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा भूत उतार कर रख दिया है। रूल बेस्ड ऑर्डर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है दोस्तों। पिछले 30-40 साल से हमें एक कहानी सुनाई जा रही थी। इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, फ्री ट्रेड, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, इंटीग्रेशन इज गुड, ग्लोबलाइजेशन इज डेस्टिनी, ब्ला ब्ला ब्ला। और बोला गया अगर तुम अमेरिका के साथ इंटीग्रेट नहीं हुए तुम डेवलप ही नहीं हो सकते। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे वेस्ट के साथ इंटीग्रेशन मतलब मोक्ष, आपकी मोक्ष प्राप्ति है, या आप जंगल में रह जाओगे, बीहड़ में रह जाओगे, या पीछे रह जाओगे। और फिर कनाडा के पीएम ने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। उसने खुद माना कि इंटरनेशनल लॉ सिलेक्टिवली अप्लाई होता है। रूल्स विक्टिम देख के डिसाइड होते हैं। इंटीग्रेशन तब तक ठीक है जब तक तुम सबॉर्डिनेट नहीं बन जाते। इंटीग्रेशन जब प्रेशर का टूल बन जाए तो वो कोऑपरेशन नहीं कंट्रोल होता है। यही बात डॉक्टर एस जयशंकर ने 2022 में कही थी, राइट। वेस्ट के मुंह पे बोल के आए थे हमारे एस जयशंकर जी कि यूरोप शुड कम आउट ऑफ द माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। यही कहा था ना उन्होंने। और इसी बात को आज मार्क कार्नी ने भी कह दिया है, कनाडा के पीएम ने। चलिए मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ। गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स आया डब्ल्यूटीओ के पहले। डॉलर रिजर्व करेंसी बना, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स हुई, अमेरिका फाइनेंस का हब बना, बाकी दुनिया फैक्ट्री बन गई। और बोला गया कि दिस इज एफिशिएंसी। सच क्या था? डॉलर को ओवर वैल्यू करो, मैन्युफैक्चरिंग अपनी बाहर भेजो, इंपोर्ट से मस्त अपनी लाइफस्टाइल चलाओ। यही किया ना इन्होंने। और फाइनेंशियल सिस्टम से दुनिया को कंट्रोल करो। और जो अपोज करे इस चीज को उस पर सैंक्शंस लगाओ, रिजीम चेंज करो। ये तो इनका फेवरेट है, रिजीम चेंज। मीडिया नैरेटिव्स बनाओ, एनजीओ के प्रेशर डालो। इनमें इनका सबसे बड़ा वेपन है दोस्तों वेस्टर्न मीडिया। अगर एक चीज ने इस पूरे स्कैम को चलाया है तो वो है वेस्टर्न मीडिया। लीबिया को टेररिस्ट घोषित कर दिया आपने। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ड्रामा किया। वेनेजुएला इज अ फेल्ड स्टेट, ईरान इज अ विलन। ये कौन बोलता है? वेस्टर्न मीडिया ही कहता है ना ये सब। और हमारे यहाँ के भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने सब कॉपी पेस्ट कर लिया। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मिडल पाथ पॉसिबल है क्या। जो जो लेंस से हम दुनिया को देख रहे हैं वो सही लेंस है क्या? आज आयरनी देखिए, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज जो हैं, जो गोरे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं कि सिस्टम रप्चर हो चुका है। और ये ग्लोबल साउथ तो नहीं बोल रहे। इसीलिए आप थोड़ा इसको इग्नोर मत कीजिए और मजे लीजिए, पॉपकॉर्न लीजिए, पॉपकॉर्न खाइए। और जो इवनिंग में आप चाय वाय पीना चाहते हैं पीजिए, मैं चाय रेकमेंड करूंगा आपके लिए, या कॉफी ले लीजिए। अब रूल्स बेस्ड ऑर्डर कभी था ही नहीं दोस्तों। ये जो मार्क कार्नी कह रहा है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। इराक का इन्वेजन का क्या हुआ? लीबिया का क्या किया इन्होंने? वेनेजुएला का क्या हुआ? अफगानिस्तान का क्या हुआ? पुतिन पे आपने आईसीसी वारंट लगा दिया, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से एक वारंट दे दिया, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पे क्यों नहीं लगाया भाई? कभी भी नहीं लगाया उन पर। मतलब क्लियर है, रूल्स फैसिलिटेट करने के लिए थे, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं। आईसीसी एक न्यूट्रल ग्लोबल कोर्ट है, ये थियरी है। रियलिटी, ज्यादातर अफ्रीकन और वीक देशों के ऊपर लगाया गया जो चार्जेस है वही सिर्फ आईसीसी ने लगाया है। वेस्टर्न लीडर्स ने तो कभी ट्रायल फेस नहीं किया। यूएस, चाइना, रशिया आईसीसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते।
इसीलिए एक लॉजिक सवाल, पुतिन आईसीसी में जा सकता है, बुश और ब्लेयर क्यों नहीं? बुश और ब्लेयर नहीं तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं आपको दो तीन केस स्टडीज बताता हूँ दोस्तों, थोड़े इंटरेस्टिंग है। बने रहिए हमारे साथ। मीनवाइल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमको ग्रो होने में मदद मिल सके। चैनल अभी हमारा काफी छोटा है, आपकी मदद से हम ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू। हाउ हैज द रूल बेस्ड ऑर्डर एक्चुअली वर्कड? ये काम कैसे करता है? अगर आपको समझना है कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर एक झूठ क्यों था, तो थियरीज और स्पीचेस छोड़ दीजिए। तीन कंट्रीज को देखिए, बस तीन। इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, ये तीन मैं कहूंगा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं कि रूल्स कैसे लिखे गए और कैसे तोड़े गए, और कैसे झूठ का एक 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 पिक्चर सबके सामने रखा गया। 2003 में दुनिया को क्या बोला गया दोस्तों? कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है। उठवा लिया सद्दाम हुसैन को यूएस ने। मीडिया फुल वॉल्यूम पे चला, यूएन में प्रेजेंटेशंस हुए, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए गए, और फिर इन्वेजन हुआ। रिजल्ट, डब्ल्यूएमडी यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी मिले ही नहीं, क्योंकि थे ही नहीं। इराक में थे ही नहीं वो। 10 लाख से ज्यादा सिविलियंस मारे गए दोस्तों इस चक्कर में। पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो गया। आईसिस जैसे जिहादी ग्रुप्स का राइज हुआ। अब सीधा सवाल, जॉर्ज बुश आईसीसी के सामने क्यों नहीं गया फिर? टोनी ब्लेयर का ट्रायल क्यों नहीं हुआ? टोनी ब्लेयर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अगर रूल बेस्ड ऑर्डर होता तो ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वॉर क्राइम केस होता। पर क्या हुआ? नरेटिव क्वाइटली चेंज कर दिया गया। मीडिया ने एक अगली स्टोरी पकड़ ली, इसकी जिम्मेदारी वैनिश हो गई, और रूल्स कहाँ गए? पावर के नीचे दब गए। सेकंड केस, लिबिया। एक टाइम पे लिबिया फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, अफ्रीका का हाईएस्ट एचडीआई, स्टेबल सोसाइटी। फिर सडनली दुनिया को बोला गया कि गद्दाफी अपनी ही पब्लिक को मार रहा है। और इसका सोल्यूशन क्या दिखाएगा लोगों को? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करेंगे हम। लिबिया में ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पे एयर स्ट्राइक्स हुई, रिजिम कोलैप्स हुआ, गद्दाफी मारा गया, और फिर स्टेट कोलैप्स, लिबिया में सिविल वॉर, स्लेव मार्केट ओपन हो गए दोस्तों, स्लेव मार्केट लिबिया में। आर्म्स पूरे अफ्रीका में स्प्रेड हो गए। आइसिस, अंसर अल शरिया, ये तो जैसे टेरर ग्रुप्स पूरा एकदम फ्लरिश हो गया वहां पर। क्या लिबिया डेमोक्रेसी बना? क्या लिबिया स्टेबल बना? तो फिर इंटरवेंशन का पर्पस क्या था आपका? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरवेंशन प्लान करने वालों पे आईसीसी का केस क्यों नहीं चला? सिर्फ गद्दाफी पे वारंट क्यों? रूल किस पे लगा? जो कमजोर था इस पूरे कड़ी में, वो था मुअम्मर गद्दाफी। अफगानिस्तान का तीसरा केस मैं आपको बताता हूं। 20 साल जीरो अकाउंटेबिलिटी। नैरेटिव क्या था? वॉर ऑन टेरर। 20 साल तक, 20 साल बॉम्बिंग की है, $3 ट्रिलियन यूएस ने खर्चा किया है अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करने के लिए। ड्रोन स्ट्राइक्स, नाइट रेड्स, वेंडिंग बॉम्बिंग्स हुई है। सिविलियंस कितने मरे हैं कोई हिसाब ही नहीं है। पूरी जनरेशन ट्रॉमेटाइज हो चुकी है उनकी। एंड में क्या हुआ? तालिबान फिर से पावर में आ गया। वही लोग, वही आइडियोलॉजी। 20 साल का वॉर, रिजल्ट जीरो। और जब आईसीसी ने बोला यूएस सोल्जर्स के वॉर क्राइम्स हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो क्या हुआ? यूएस ने आईसीसी के ऑफिशियल्स पे ही सैंक्शंस लगा दिए, कोर्ट को ही थ्रेटन कर दिया। यहां रोल बेस्ड ऑर्डर कहाँ गया? कॉमन पैटर्न समझिए दोस्तों, तीन अलग अलग कंट्रीज, तीन अलग अलग एक्सक्यूजेस, पर पैटर्न सेम है। पहले नैरेटिव, फिर एम्प्लीकेशन ऑफ द मीडिया, मिलिट्री एक्शन, और स्टेट कोलैप्स। और अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की जीरो। रूल्स का यूज एक्शन जस्टिफाई करने के लिए, रूल्स का यूज एक्शन जज करने के लिए। इराक ने झूठ देखा, लिबिया ने केओस देखा, अफगानिस्तान ने अबैंडनमेंट देखा, और दुनिया ने रूल बेस्ड ऑर्डर का असली चेहरा देखा। दोस्तों, इससे बड़ी सच्चाई क्या है? अगर रूल्स सिर्फ तब काम करे जब एक्यूज्ड वीक हो और विक्टिम पावरफुल हो, तो वो क्या काहे का रूल है यार? वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पावर के टूल्स होते हैं। और इसीलिए ग्लोबल साउथ मानता है जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड, जस्टिस इज ब्लडी जियो पॉलिटिकल, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ब्लडी जियो पॉलिटिकल।
यूएन का काम क्या है? एक म्यूटेड पार्टनर, एक साइलेंट पार्टनर बन के रहना। कंसर्न्ड है हम, रेस्ट्रेंट रखिए, शांति रखिए। इसीलिए भारत बोलता रहा कि यूएन को रिफॉर्म्स की जरूरत है। और रिफॉर्म क्यों हो? सिस्टम इसीलिए बना है। सच यही है दोस्तों। ये रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं था, ये था पावर बेस्ड ऑर्डर। पावर है तो आप रूल सॉरी, आप रूल लिखोगे, आप रूल तोड़ोगे, आप जज बनोगे। पावर नहीं है तो आप लेक्चर सुनोगे, सैंक्शंस झेलोगे। यूक्रेन और यमन में फर्क देखिए कैसे दोस्तों। जब झगड़े होते हैं तो डबल स्टैंडर्ड्स क्लियर मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन पे 24 घंटे, सातों दिन का कवरेज मिलता है। यमन में पिछले 10 साल से वॉर हो रहा है, साइलेंस, स्टोइक साइलेंस। अफ्रीका पे जीरो फोकस। क्यों? यूक्रेन में ही क्यों? क्योंकि इट इज व्हाइट मैन किलिंग अ व्हाइट मैन। यमन में नहीं है फोकस, अफ्रीका में जीरो फोकस। इतने वॉर क्राइम्स हो रहे हैं अफ्रीका में, जीरो फोकस। भारत की तरफ देखते हैं, मोदी गवर्नमेंट का साइलेंस है यहाँ पर। लोग बोलते थे कि इंडिया बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, ये साइलेंस ही वीकनेस नहीं, ये साइलेंस वीकनेस नहीं, ये कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी है। वैसे भी आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ भी मुंह खोलोगे वो तो 50 का 500 बता के बात करेगा। और आज यूरोप, कनाडा, वेस्ट सब यही बोल रहे हैं जो सालों से इंडिया बोल रहा था। उनको आज रियलाइज हुआ कि भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है। क्योंकि आज कनाडा खुद टारगेट बन रहा है, 51st स्टेट की बातें हो रही है, ग्रीनलैंड का प्रेशर है, इकोनॉमिक कोयर्जन है। जब प्रेशर अपने पे आता है दोस्तों, तब इन्हें याद आता है कि रूल्स भी होना चाहिए। ये सारे लोग इन्वॉल्व थे ना इन तीनों एग्जांपल्स में, लिबिया, अफगानिस्तान और इराक में। कनाडा और यूके, देवर ऑल पार्टनर्स। कर्मा इज नॉट फिलोसफी। यूरोप को ये रियलाइज करना चाहिए, कर्मा इज नॉट फिलोसफी, इट्स जियोपॉलिटिक्स। कर्मा कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, घूम फिर के आप ही के पास आएगा। जियोपॉलिटिक्स में इसको कहते हैं ब्लो बैक। जो टूल्स, जो साधन आपने 50 साल, 50-60 साल यूज किए हैं, सैंक्शंस, प्रॉक्सी वॉर, नैरेटिव कंट्रोल, आज वही टूल्स घर वापस आ रहे हैं आप ही के खुद के घर में। दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है। मैं इससे थोड़ा एग्री नहीं करता। ये डिक्लाइन नहीं है, ये फीडबैक लूप है। डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ फीडबैक लूप और डिक्लाइन में। डिक्लाइन होता है जब कोई गलती हो जाए। फीडबैक लूप होता है जब आपके खुद के डिसीजंस आपको ही वापस हिट करें। यूरोप ने पिछले 20-25 साल में क्या किया? अमेरिकन वॉर्स को मॉरल कवर दिया, नेटो को ब्लाइंडली सपोर्ट दिया, सैंक्शंस को वर्चू सिग्नलिंग बना दिया, एनर्जी सिक्योरिटी को जियोपॉलिटिक्स के हवाले कर दिया और बोला रशिया अनरिलायबल है। चलो ठीक है, मान लिया। पर फिर क्या? चीप एनर्जी का ऑप्शन खुद बंद कर दिया रशिया को, सैंक्शंस लगाकर। मैन्युफैक्चरिंग बेस इनका वीकन कर दिया, इंडस्ट्री को आइडियोलॉजी से रिप्लेस कर दिया। आज रिजल्ट क्या है? इन्हीं के यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है, फैक्ट्रीज बंद है, जॉब्स एशिया में शिफ्ट हो गई हैं। यूरोप ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर हो चुका है पूरी तरह से। और फिर शॉक में बोलते हैं कि वी आर बिकमिंग इररेलेवेंट। भैया, तुमने खुद को इररेलेवेंट बनाया है, भारत ने तो नहीं किया है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध भारत ने शुरू किया था क्या? नहीं ना। भारत ने तो उसका फायदा उठाया है। आप चाहते हो भारत फायदा नहीं उठा, आप युद्ध बंद कर दो। आप आओ नेगोशिएशन टेबल पे बात करो। आप जो बोलते हो कि भारत ने रशिया से तेल लेकर रुपए और रूबल में खरीद कर हमको डॉलर में बेच रहे, बॉस, भारत आपके सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। आप वॉर बंद करो ना, आप आओ नेगोशिएशन टेबल पे और आप बोलो कि बॉस वी एंड दी वॉर, इंडिया विल आल्सो एंड दिस ऑल दिस थिंग्स। यूरोप का असली प्रॉब्लम दोस्तों रशिया नहीं है। यूरोप का असली प्रॉब्लम चाइना भी नहीं है। यूरोप का असली प्रॉब्लम है अपनी इंडस्ट्री को खुद मार देना। जर्मनी जैसा इंडस्ट्रियल पावर हाउस एनर्जी कॉस्ट के वजह से कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर रहा है। रशिया से जो गैस ले रहा है अब उसको महंगा पड़ रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन तो उड़ा दिया आपने। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक सुसाइड विद मॉरल जस्टिफिकेशन। एट द हाइट ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, यूक्रेन ने इनकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ा दी। भैया, तुमको रोकना चाहिए था ना। अब भोगो,
खुद ही भुगत रहे हो महंगा गैस खरीद कर। जो गैस आ रहा है वो दैट इज सुपर कॉस्टली। आज यूरोप के पास ना मिलिट्री ऑटोनॉमी है, ना एनर्जी ऑटोनॉमी है, ना कोई इकोनॉमिक लेवरेज है। हर क्राइसिस में वॉशिंगटन की तरफ देखो, अप्रूवल का वेट करो, और जब अप्रूवल लेट आए तो पैनिक शुरू हो जाए। ये डिक्लाइन नहीं है, ये डिपेंडेंसी का नेचुरल रिजल्ट है। इसीलिए भारत आज डिपेंडेंट नहीं है, या डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता किसी चीज को लेकर, क्योंकि वो जानता है नल का बंद हो गया, खत्म। अब अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन किया, डॉलर डोमिनेंस, सिक्योरिटी अलायंसेस, इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क। फैंटास्टिक, सुनने में बहुत बढ़िया। पर हर सिस्टम का एक लिमिट होता है। डॉलर स्ट्रेंथ तब तक स्ट्रेंथ होती है जब तक वो न्यूट्रल रहे। जैसे ही डॉलर को सैंक्शंस का टूल बनाया, अमेरिका ने फाइनेंशियल पनिशमेंट का वेपन बनाया, उस दिन से कंट्रीज अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगती हैं। डॉलर का ट्रस्ट खत्म हो गया है। डॉलर गिर नहीं रहा दोस्तों, पर डॉलर के अराउंड साइलेंस टूट रही है। ये जितने भी लोग साइलेंटली डॉलर को एक्सेप्ट करके बैठे थे, सब छोड़ रहे हैं अभी डॉलर को। पहले अलाइज बोलते थे वी ट्रस्ट यूएस, आज बोल रहे हैं व्हाट्स इन इट फॉर अस। हमारे लिए इसमें क्या है? ये कोई धोखेबाजी नहीं है, ये रैशनल रेस्पॉन्स है। जब गारंटीज कंडीशनल हो जाती हैं तो लॉयल्टी भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। क्यों रहेंगे वो ईमानदार? आज दुनिया पूछ रही है, कल यूएस इलेक्शन हुआ, पॉलिसी फ्लिप हुई, तो तो गारंटी का क्या? जो आप गारंटी आज बोल रहे हो उसका क्या? और जब गारंटी अनरिलायबल हो तो कंट्रीज खुद प्रिपेयर करती हैं। इसीलिए डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है पूरी दुनिया में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट हो रही है। दोस्तों ये सब रैंडम नहीं हो रहा है, ये एक क्लोज्ड लूप है। पावर को ओवर यूज किया, ट्रस्ट डैमेज हुआ, ऑल्टरनेटिव्स बन गए, इन्फ्लुएंस डायलेट हो जाएगा। इसमें कोई मॉरल एंगल नहीं है, इसमें कोई विलन भी नहीं है। ये सिस्टम का मैथमेटिक्स है। भारत ने बोला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। इंडिया ने कर्मा को फिलोसॉफी नहीं, पैटर्न के रूप में देखा है। इफ दिस फॉलोज अ पैटर्न, आई विल फॉलो इट, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स माय नेशन। वही बात है, आपको देखना है आपके लिए कौन सा पैटर्न सही है। ये कोई मॉरल अवेकनिंग नहीं है दोस्तों दुनिया के लिए। ये पावर का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है शांति से, आराम से। पावर हो अगर आपके पास, तो ऑर्डर आप डिफाइन करते हो। पावर ना हो तो आप सरवाइव करते हो, आप फिर पावरलेस हो, आप फिर झेलो, भुगतो। इंडिया ने ये काफी पहले समझ लिया था। न्यूट्रलिटी नहीं, केपेबिलिटी मैटर्स। वी आर वर्किंग ऑन आवर केपेबिलिटी। वी आर वर्किंग ऑन आवर इंफ्रा कैपेबिलिटीज, सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज, एआई कैपेबिलिटीज, डेटा सेंटर कैपेबिलिटीज। सब चीज पे भारत अभी काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, और आप देखिए अगले 10 साल में मेरे ख्याल से काफी अच्छा निकल के आएगा ये सब। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें होगी। यहीं पर आज के सेशन का हम अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप सब वीडियोस देखते हैं हमारे, बट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। कैन आई आस्क वन हेल्प फ्रॉम यू? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, भारत माता की जय।